Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो की कॉन्सेप्ट्स शामिल होंगे उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सेकेंडली वाटर और उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन विल बी कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स और उसकी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और प्रोटीन्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। लास्ट पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें दो बेसिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है सबसे पहले अगर डिफाइन करें तो दैट इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, दैट इज द फर्स्ट मेन थीम, एंड सेकंड विल बी द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हमें बायोकेमिस्ट्री में दो बुनियादी पॉइंट्स पर डिस्कशन करनी है। फर्स्ट वन विल बी द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट है टू स्टडी द बायोलॉजी। व्हाई? बिकॉज to know the physiology of the substance or living organism we should know about the chemical component and chemical processes which are taken place in the living organism। तो इसका मतलब बाकी तमाम जो फील्ड्स हैं उन तमाम की जो इनसाइट्स हासिल करने के लिए बायोकेमिकल एनालिसिस जरूरी है। तो पहला जो एस्पेक्ट है केमिकल कंपोनेंट्स, तो उसमें देखिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लाइफ में जो केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनको दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन विल बी द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी कंसीडर किए जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के आयंस और सॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि इनऑर्गेनिक नेचर को मेंटेन करते हैं। तो इन दोनों जो कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज अगर हम बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में देखें, अब बैक्टीरियल सेल की बजाय दूसरा लफ्ज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल या मेमेलियन सेल के लिए यूकैरियोटिक सेल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम कंपैरिजन में जब हमें एमसीक्यू में पूछा जाए तो मे भी बैक्टीरियल सेल की बजाय कह दिया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की परसेंटेज कितनी है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे दूसरा लफ्ज भी याद रखते हैं, मेमेलियन सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब सबसे पहले देखें तो वाटर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो जिसकी परसेंटेज ऑन एवरेज 70% कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल। ये एक एवरेज परसेंटेज है। इसके मुकाबले में हम कहते हैं कि अगर रेंज देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 65 to 89% या 70 to 90% तक जो है ये एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वाटर जो है इसको मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, दैट विल बी प्रोटीन। तो ये कहलाएगा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस वाटर है वो 70% तक, लेकिन प्रोटीन की कंसंट्रेशन 15% या 18% होती है इन केस ऑफ बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो दैट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट अमंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि 3% या 4% हो सकता है। और लिपिड्स देखें तो ये 2% या 3% और डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमेलियन सेल में 0.25%। तो अगर हम इसको देखें अमंग द परसेंटेज तो बैक्टीरियल सेल में इसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी के रेफरेंस से देखें तो मेमेलियन सेल में या यूकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में अमंग द क्वांटिटी जो डीएनए है वो ज्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज के रेफरेंस से कम होता है। आरएनए की बात करें तो वो भी 6% और 1.1%,
जबकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं उनकी परसेंटेज 2-1, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या आयंस जब देखते हैं तो दैट विल बी 1% और 1%। तो ये एक कंपैरिजन मौजूद है कि कौन सा किस्म का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, और उसके साथ साथ वो बैक्टीरियल सेल में या मेमेलियन सेल में उसकी परसेंटेज कितनी है। तो दैट इज द एवरेज परसेंटेज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मेमेलियन सेल के अंदर विद इन द मेमेलियन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्लाइटली वेरी कर सकती है। जैसे हम सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो विद इन द ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर वेरी कर सकता है। तो हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं कि 70% वाटर जो है ऑन एवरेज बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में मौजूद होगा। तो ये तो बात थी पहला केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में। जो बायोकेमिस्ट्री का दूसरा बेसिक पॉइंट है जिस पे बायोकेमिस्ट्री बेस कर रही है दैट इज केमिकल प्रोसेसेस। तो व्हाट आर द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। When we talk about chemical processes, we have to use the term chemical processes among metabolism. अब ये जो metabolism है that is the all the chemical reactions taking place, sum of all chemical reactions taking place in living organism or in a cell, that is called as metabolism. अब जितने भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि केमिकल एक्टिविटीज या केमिकल प्रोसेसेस के बगैर हो। हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यूटी उसकी केमिकल प्रोसेसेस की वजह से है, और उन केमिकल प्रोसेसेस को दो ब्रॉडर टर्म्स में डिवाइड किया जाता है जिसको हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं या कैटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। अब एनाबॉलिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि एक्चुअली सिंपलर सब्सटेंस की कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस बने, उसको नाम दिया जाता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन उसके मुकाबले में जब कैटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसके ऑपोजिट है, जिसमें कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होंगे और इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसे कि उसमें बॉन्ड बन रहे हैं तो इसमें एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, और इसी वजह से उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाता है। जबकि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इन दोनों की एग्जांपल्स देखें तो हमारी कॉमन लाइफ में जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसमें रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेन एग्जांपल है, जिसमें CH बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब CH बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और CH बॉन्ड एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जाता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेस में CH बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है बिकॉज दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, और उसके मुकाबले में रेस्पिरेशन जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कंसीडर किया जाता है, जिसमें बॉन्ड टूटेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। लेकिन जब बॉन्ड बनेंगे, सिंपल सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है अमंग द फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम कहते हैं दैट इज एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये दो बेसिक स्टेप्स जो हैं केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की बात की। अब अगर हम केमिकल कंपोनेंट्स को फर्दर एलैबोरेट करें तो जैसे हमने पहला केमिकल कंपोनेंट देखा दैट वाज वाटर। वाटर जो है ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियम ऑफ लाइफ। तो इसको हम कहते हैं दैट इज मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसा कि कहा जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 65 to 89% होती है ऑन एवरेज, या 70 to 90% कंसीडर की जाती है। लेकिन डिफरेंट सेल्स में इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। स्पेसिफाई करें अगर तो बोन सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सिर्फ 20% होती है, उसके मुकाबले में ब्रेन सेल के अंदर यही परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 85% तक होती है, और जेलीफिश के केस में वाटर 99% तक इसके लेवल पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हर सेल टू सेल इसकी वैल्यू स्पेसिफाई हो सकती है, बट इन जनरल वी कैन से दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो इसको हम मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। अब जितनी भी परसेंटेज हो वाटर की जो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10% इन प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म will proceed in the aqueous medium। तो अगर
वाटर अवेलेबल नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो सकती, और वाटर की भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर ली गई, तो दैट इज मिनिमम रेंज इज 10%। अगर इससे कम हो जाएगा तो सर्वाइवल ऑफ द लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब एक जो लोअर लिमिट है उसको सेट कर दिया गया, दैट शुड बी मोर देन 10%। ये डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहे हैं, और उसके साथ साथ दैट इज द रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये कुछ रिएक्शंस में एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा होता है, कुछ में एज अ प्रोडक्ट, और सम टाइम ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी बिहेव करता है। कुछ प्रॉपर्टीज देखें वाटर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बताई गई दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। Water is the best solvent. Water, being a polar molecule, have capacity to dissolve the polar substance. We know that like dissolves like. तो इसका मतलब polar substance को dissolve करेंगे, और जो non polar है वो non polar को। तो जो water है वो polar substance है, तो ये excellent solvent consider किया जाता है, और इसी को universal solvent का नाम भी दिया जाता है, because it has capacity to dissolve maximum of the substances present in this universe. तो polar substances में देखिए, तो polar substance अगर है तो polar substance को dissolve करेगा। अब वो दो तरह के होंगे polar substance, first will be ionic substance। अगर ionic है तो that will dissociate into positive and negative ions। जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटेंगे तो आयंस जो हैं वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करने की सलाहियत उनकी बढ़ जाती है, और जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है वो चार्ज ग्रुप होने की वजह से डिस्पर्स हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो इस तरह से पोलर सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स होके या डिसॉल्व होके वाटर के अंदर वो उसमें अपने मुख्तलिफ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको चेंज करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंस जो है दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इफ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल। यानी कि जैसा कि फैट्स और लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन्स का बेसिक पार्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, जो कि सेलुलर कंपार्टमेंट्स बनाता है, जो कि एक पार्ट को सेल के दूसरे पार्ट से डिफर करता है, और इसी वजह से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो साइटोसोल से डिफरेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम और उसके लिए जो पीएच इन्वॉल्व की जाती है, मेंटेन की जाती है, वो कंपार्टमेंट ऑफ द इंटरनल या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व ना होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कंपोजिशन साइटोसोल से डिफरेंट रखी जा सकती है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट प्रॉपर्टी से जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो भी इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वाज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट is cohesive and adhesive forces। अब अगर हम वाटर के रिलेटेड ये बात करें तो वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती है तो दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज कोहेसिव फोर्सेस, जिसके जरिए वाटर के मॉलिक्यूल एक चेन की सूरत में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस का मतलब क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल का किसी भी सब्सटेंस या किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज स्टिक टू द सरफेस। तो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाना। अब अगर दोनों पॉइंट्स को, दोनों फोर्सेस को कलेक्टिवली देखें तो ट्रांसपायरेशनल पुल के दौरान ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे? कि जब वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और सरफेस ऑफ द जाइलम वॉल के साथ अटैच होते हैं तो ट्रांसपायरेशनल पुल के जरिए वाटर और इसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस को टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो सप्लाई करना आसान हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो भी वाटर की इंपॉर्टेंस को शो करती हैं। तीसरे नंबर पे हीट कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें हीट कैपेसिटी का मतलब पता होना चाहिए। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू अब्सॉर्ब द हीट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो जो पर्टिकुलर हीट को अब्सॉर्ब करते हैं लेकिन अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देते। जैसे आप कॉमनली देखें, जब हम शुरू में पानी को जो है वो आग के ऊपर रखते हैं
तो कुछ देर तक एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर हीट अब्सॉर्ब करने तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और उसके बाद वो चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है चेंज इन द रेजिस्टेंस आना, दैट इज हीट कैपेसिटी। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं दैट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ कैलोरीज, कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी? 1 कैलोरी रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि 15 डिग्री से 16 डिग्री तक टेम्परेचर चेंज करना है, उसके लिए 1 कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। सो हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को इस तरह से डिफाइन किया जाए। व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस? तो अगर हम हीट कैपेसिटी की सिग्निफिकेंस देखें तो दैट इज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर जो है उसको बॉडी टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का देखें तो 37.1 डिग्री से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्लक्चुएट करता है। इस फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करने या एडजस्ट करने के लिए हीट कैपेसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरे नंबर पे दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। तो जो थर्मल चेंजेस, बॉडी टेम्परेचर में सडन चेंजेस हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करने में हीट कैपेसिटी का एक रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ इंपॉर्टेंस, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का मतलब ऐसी हीट जो कि लिक्विड फॉर्म वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो हीट टू वेपराइज द वाटर इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert the liquid water in the form of vapors or particularly into the gaseous form। तो इसका मतलब ये हुआ जो specific heat of vaporization of water है that is approximately 574 kilocalorie per kg। इसकी significance क्या होगी, benefits क्या होंगे? तो that will responsible to regulate the heat प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हीट की प्रोडक्शन होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के जरिए, उसको रेगुलेट करना और उसके साथ साथ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना एट द टाइम ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे प्लांट्स के केस में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ पर्सपायरेशन, जिसको स्वेटिंग का नाम दिया जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स। तो ये दो प्रोसेस जो है वो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं। Water expand at low temperature, that is another significance of water molecule। तो वाटर जो है वो लो टेम्परेचर पर एक्सपैंड करता है। कितने लो टेम्परेचर पे? अप्रोक्सीमेटली लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि जब वाटर फ्रीज करने लगता है तो उसकी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है और उस एक्सपेंशन की वजह पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से फ्री स्पेसेस अमंग द वाटर मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाती हैं। सो डेंसिटी ऑफ द आइस विल बी लेसर देन द वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस जो है वो लेस डेंसर हो जाती है, इसीलिए अपर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देती है। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमेशा जब फ्रीजिंग कंडीशन होती है तो हमेशा सरफेस वाटर जो है वो जल्दी फ्रीज करता है और इनर वाटर जो है उसका फ्रीजिंग जो है वो स्लो होती है और लेटर देन द सरफेस होती है। इस हाई सरफेस टेंशन का पर्पस क्या होता है? सरफेस टेंशन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और उस वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉइस्ट रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और जब सरफेस मॉइस्ट होती है तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो दीज वर अबाउट द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। इसके अलावा आयनाइजेशन है और प्रोटेक्शन है, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन की तो इसका मतलब वाटर का आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होना, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्मेशन होती है। अगर इसी रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम पे देखें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, दैट विल बी 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो ये इक्विलिब्रियम पे प्योर वाटर के केस में हमें ये कंडीशन जो है वो अचीव होती है। इस आयनाइजेशन की वजह से जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको इफेक्ट किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा के या हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के तो केमिकल रिएक्शंस की जो एक्टिविटीज हैं उनको या केमिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करने की कैपेसिटी हासिल की जा सकती है। लास्ट पॉइंट देखें तो दैट वाटर प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल।
इसमें एक जो है इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, जैसे कि वाटर इन द टीयर्स, जो हमारा आंसू है या जो आइस के अंदर वाटर मौजूद है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है। इसके अलावा जब हम सॉइलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे एसोफेगस के अंदर जो है वाटर के होने की वजह से एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे एज अ कुशन अराउंड द ऑर्गन्स ये काम कर रहा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर ऑर्गन फ्रॉम ट्रॉमा। जैसा कि ब्रेन के गिर्द जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, इसी तरह से हार्ट के गिर्द पेरिकार्डियल फ्लूइड है और पेरिप्लूरल फ्लूइड, तो मुख्तलिफ किस्म का जो फ्लूइड है उसमें वाटर मौजूद होता है, जो कि पर्टिकुलर ट्रॉमा की कंडीशन से बचाने के लिए या प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सडन एक्सीडेंट से या ट्रॉमा से। दैट वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। सेकेंड जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग देखें तो दीज आर एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन, इनके फॉर्मूला को देख के हम जनरल फॉर्मूला को देख के कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ उसी रेशियो में मौजूद होते हैं, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। तो इस वजह से हम हाइड्रेटेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की रेशियो से ही यहां पे मौजूद होते हैं। इसको अगर केमिकली डिफाइन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कॉमन होगा, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो हम इसको एलैबोरेटिव वे में कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि ये डेफिनेशन है मोनोसैकेराइड्स के लिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन समटाइम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कहते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड सिंपलर सबयूनिट्स या डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरह से केमिकली डिफाइन कर सकते हैं। जो जनरल फॉर्मूला जैसे मैंने कहा कि दैट इज CxH2OY। अब इसमें दो पॉइंट हैं x और y, दैट शुड बी होल नंबर, यानी कि ये फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, और दूसरे नंबर पे x और y जो है वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो होल नंबर होने चाहिए एक तो, और दूसरे नंबर पे सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी बेस पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको मैनेज किया जाता है। रोल पे बात करें तो दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज फंक्शनल रोल, और कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल रोल देखें तो दैट is the main constituents of plant and prokaryotic cell wall, जिसमें प्लांट में हम जानते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और प्रोकैरियोट्स के केस में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो मेन कंपोनेंट है। इसी तरह से फंगल सेल वॉल में भी काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अगर फंक्शनल रोल देखें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इनिशियल सब्सटेंस यूज किया जाता है दैट इज नॉर्मली ग्लूकोज, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एटीपी की प्रोडक्शन के लिए एक मेन सोर्स कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा स्टोरेज रोल में देखें तो ग्लाइकोजन एनिमल के केस में और स्टार्च जो है वो प्लांट्स के केस में उसको स्टोर किया जा रहा होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के जरिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और उसके अलावा ग्रीन प्लांट्स जो हैं या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इस प्रोसेस को मेनली कर रहे होते हैं। तो हम जनरली कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ मिलके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटियोग्लाइकन, ये वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ एसोसिएशन होती है, तो उससे ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो जो सेलुलोज है वो डिफरेंट सब्सटेंस में, जैसे कि वुड में, कॉटन और पेपर में ये स्पेशली सेलुलोज मौजूद होता है, और स्टार्चेस जो है वो सीरियल्स में, रूट ट्यूबर्स में,
केन शुगर और मिल्क शुगर में, जैसा कि केन शुगर में जो है वो पर्टिकुलरली सुक्रोज मौजूद होता है और इसी तरह से मिल्क शुगर में लैक्टोज मौजूद होता है जो कि डाइसैकेराइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अपने अपीयरेंस डिफरेंस रखता है। तो अपीयरेंस जो है वो मोनोसैकेराइड की सूरत में हो सकती है कार्बोहाइड्रेट में, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें मोनो का जो लफ्ज है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द सिंगल एंड सैकरोन का मतलब जो है दैट इज शुगर। तो इसका मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल हो और स्वीट यूनिट पर मुश्तमिल हो मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। और ओलिगो में 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 सैकरोन यूनिट्स हैं। जबकि मोनोसैकेराइड में जैसे मोनो से सिंगल है तो सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड है जिसमें 3 to 7 कार्बन मौजूद होते हैं। तो एक यूनिट के अंदर 3 से 7 कार्बन है और इस जैसे अगर 2 से 10 सैकेराइड यूनिट मिले तो ओलिगोसैकेराइड और अगर 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट मिले तो पॉलीसैकेराइड कंसीडर किया जाता है। मोनोसैकेराइड आर एक्चुअली सिंपलेस्ट और उसके मुकाबले में ओलिगोसैकेराइड लेसर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये लेस कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कि ये सिंपलेस्ट हैं, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जबकि ओलिगोसैकेराइड जो है वो लेसर कॉम्प्लेक्स हैं दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड और अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो 2 से 10 यूनिट जो है वो रिलीज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। अगर 2 यूनिट पर हो तो डाइसैकेराइड, 3 पर हो तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रा एंड पेंटा और पॉलीसैकेराइड का फिर नाम देते हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड है ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे कैन यील्ड सिंपल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपलेस्ट हैं दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि ओलिगोसैकेराइड लेस सॉल्युबल है और पॉलीसैकेराइड जनरली इनसॉल्युबल है। लेकिन इसके लिए हम स्पेरिंगली सॉल्युबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दैट particular part of the polysaccharide can be soluble in hot water but cannot be soluble in cold water। जैसे हम स्टार्च की एग्जांपल देते हैं, उसमें जो स्ट्रेट चेन है अमाइलोज ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होती है, इसलिए इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल या जनरली इनसॉल्युबल का नाम देते हैं। मोनोसैकेराइड स्वीटेस्ट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड लेसर स्वीट होते हैं और पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड है सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड या सिंगल सैकरोन यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन एक यूनिट के अंदर कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं। अब जो 3 कार्बन वाले होंगे उनको नाम दिया जाता है ट्रायोज। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं दीज आर ट्रायोज जो कि 3 कार्बन वाले हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोसैकेराइड है उसके पास फंक्शनल यूनिट या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, और इस ट्रायोज में जिसके पास एल्डिहाइड होता है उसको ग्लिसरैल्डिहाइड का नाम दिया जाता है और जिसके पास कीटो शुगर होता है उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बोथ आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जैसे ही 3 से 4 कार्बन पे हो तो उसको टेट्रोज का नाम दिया जाता है, टेट्रा से रिलेटेड, और उसमें जो एल्डिहाइड होता है उसको एरिथ्रोज का नाम देते हैं और जो कीटो शुगर है उसको एरिथ्रोलोज का नाम दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं टेट्रोज दैट आर रेयर इन नेचर और कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया में आमतौर पर ये मिलते हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज रेयर इन नेचर। जबकि जो अबंडेंट हैं वो पेंटोज होते हैं जैसा कि राइबोज है, इसके साथ साथ ग्लूकोज हो सकता है जो कि हेक्सोज है और अल्टीमेटली फ्रुक्टोज जो कि हेक्सोज की ही एक एग्जांपल है। तो इसका मतलब पेंटोज और हेक्सोज जो हैं वो अबंडेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो हेप्टोज हैं जो कि 7 कार्बन के हैं वो भी रेयर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो राइबोज 5 कार्बन पे जिसको जनरली पेंटोज कहा जाता है, और राइबोज कब कहा जाएगा जब उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि एल्डो शुगर होगा
एल्डोपेंटोज होगा तो राइबोज है। एल्डोहेक्सोज को ग्लूकोज का नाम दिया जाता है और कीटोहेक्सोज फ्रुक्टोज कहलाता है। अब यहां पे हम देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन है, जैसे राइबोज के केस में तमाम हाइड्रोक्सल जो है वो राइट साइड पे है। तो जो ये स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म दो तरह से हम जो पर्टिकुलरली हमारे पास पेंटोज और हेक्सोज होते हैं उनको स्ट्रेट चेन में शो कर सकते हैं, जिसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का नाम दिया जाता है। ये स्ट्रेट चेन जो है इसमें हाइड्रोक्सल की पोजीशन जो है एक्चुअली ये डिसाइड करती है कि स्ट्रक्चर कौन सा है। पर्टिकुलरली अगर हाइड्रोक्सल की पोजीशन राइट साइड पे हो तो इसको हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर हाइड्रोक्सल लेफ्ट साइड पे हो तो लीवो रोटेटरी का नाम दिया जाता है। तो जनरली इन नॉर्मल कंडीशन हम ये कहते हैं कि नेचर में डी राइबोज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कहां पे मौजूद है, दीज आर प्रेजेंट एट द राइट साइड। तो इसका मतलब ये तमाम जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम गौर करें तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हाइड्रोक्सल की पोजीशन चेंज किया। हम जानते हैं अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला में डिफरेंस हो, यानी कि मोलेकुलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो उसको नाम दिया जाता है आइसोमर। अब आइसोमर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर एटम पर हाइड्रोक्सल की पोजीशन रिवर्स हो जाए या चेंज हो जाए एटम्स की पोजीशन, तो उसको एपिमर फॉर ईच अदर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये एक्चुअली एक हेक्सोज है और इसमें कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल क्या होता है, शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड पर। और इसी तरह से फ्रुक्टोज में भी कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर हेक्सोज जिसमें तमाम पोजीशन पे हाइड्रोक्सल राइट साइड पे है, जब कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल चेंज होगा तो उसका नाम ग्लूकोज रख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन नंबर 3 की बजाय कार्बन नंबर 4 पर भी चेंज हो जाए तो ये स्ट्रक्चर गैलेक्टोज कहलाता है। और इसी तरह से अगर कार्बन नंबर 2 पर चेंज हो तो उसको मैनोज का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल पोजीशन ऑफ एटम्स के चेंज होने की वजह से बन सकती हैं। अब ये जो स्ट्रेट चेन है, जैसे ही एक्वस मीडियम में आते हैं तो ये स्ट्रेट चेन जो है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस रिंग फॉर्म में जो रूल अप्लाई किया जाता है, जैसे हम यहां पे डी ग्लूकोज कह रहे थे, तो इधर हाइड्रोक्सल की पोजीशन के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज राइट डाउन मेथड। यानी कि जहां पे हाइड्रोक्सल जिस तरफ लिखा जाएगा वो राइट साइड पे है तो डाउन साइड पे होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो अपर साइड पे होगा। अब जरा गौर कीजिए, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन था इसके पास हाइड्रोक्सल स्ट्रेट चेन में नहीं था, लेकिन जैसे ही रिंग बनता है तो इस फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर हाइड्रोक्सल आ जाता है। अब बाकी तमाम हाइड्रोक्सल तो पहले से मौजूद थे तो राइट डाउन मेथड के जरिए प्लेस कर दिए गए। मिसाल के तौर पर देखिए, तो ये जो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल मौजूद है उनको हमने डाउन साइड पे लिख दिया। कार्बन नंबर 4 का जो है वो रिंग बनाने में इस्तेमाल हो गया और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सल राइट साइड पे लिखा। तो जो कार्बन नंबर 1 था या फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन था उसके ऊपर हाइड्रोक्सल नहीं था। अब इसका जो हाइड्रोक्सल आया है ये हाइड्रोक्सल कार्बन पे डाउन साइड पे हो सकता है या अपर साइड पे। तो इस बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन डी और एल की बजाय हम फर्दर अल्फा और बीटा की बेस पे करते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोक्सल की पोजीशन बाकी तमाम हाइड्रोक्सल की तरह ही हो, जैसा कि डी राइबोज में हाइड्रोक्सल डाउन साइड पे है, तो जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उस पे भी हाइड्रोक्सल डाउन साइड पे है, तो इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है, अल्फा डी राइबोज कंसिडर किया जाएगा। और क्योंकि ये रिंग फॉर्म में आ गया है और 5 कॉर्नर रिंग बन गया है तो इसका प्रॉपर नेम बनेगा अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। अब ये जो स्ट्रक्चर है फ्यूरान लाइक अपीयरेंस दे रहा है इसलिए फ्यूरानोज कहा गया। अल्फा इसलिए कहा गया कि हाइड्रोक्सल डाउन साइड पे है एट द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, और डी इसलिए कहा गया कि जो फंक्शनल हाइड्रोक्सल राइट साइड पे थे वो यहां पे लिखे गए हैं डाउन साइड पे। तो इसका मतलब अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज इसका नाम रखा जाएगा। इसी तरह से अब यहां पे देखिए ग्लूकोज में तो हाइड्रोक्सल की पोजीशन ही राइट डाउन मेथड पे ही अप्लाई कर रहे हैं। कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल
कहां पे था, दैट वाज एट द लेफ्ट साइड, तो कार्बन नंबर 3 पे। अब यहां पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है कार्बन नंबर 1, 2 और 3, तो इसका मतलब ये हाइड्रोक्सल जो है यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल होगा, और इस पोजीशन पे कार्बन नंबर 3 पर आके यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल अपर साइड पे आ जाएगा, कार्बन नंबर 4, 5 और 6 आउट ऑफ द रिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी राइट डाउन मेथड को ही अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए हाइड्रोक्सल डाउन साइड पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होगा, क्योंकि ये 6 कॉर्नर्ड रिंग है, तो 6 कॉर्नर्ड रिंग को नाम दिया जाता है पायरान, तो ये नाम बनेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और उसके मुकाबले में जो फ्रुक्टोज है, क्योंकि उसमें कार्बन नंबर 2 पर फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 2 सेकंड लास्ट कार्बन के साथ मिलकर रिंग बनाएगा, तो कार्बन नंबर 1 और 6 दोनों आउट ऑफ द रिंग होंगे। और इसका स्ट्रक्चर जो है, अब यहां पे देखिए कार्बन नंबर 1, 2 और 3 पर हाइड्रोक्सल, क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड पे था, वहां अपर साइड पे लिख दिया, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, दैट इसमें अब देखिए हाइड्रोक्सल की पोजीशन जो है वो रिवर्स हो गई। वो रिवर्स कैसे हुई, जो हाइड्रोक्सल अपर साइड पे है या लोअर साइड पे है, तो इसका मतलब अगर हाइड्रोक्सल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा विद रेफरेंस टू अदर कार्बन, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप पर आया है अल्फा और बीटा फंक्शनल ग्रुप पर, जो पहले स्ट्रेट चेन में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन था, उसको जब रिंग फॉर्म में उसके पास हाइड्रोक्सल आया, तो उसकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए अल्फा और बीटा का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। हम जानते हैं ग्लूकोज का या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका प्राइमरी सोर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए ही ये स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, और इसलिए कहा जाता है तकरीबन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो उसमें 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। और ग्लूकोज जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड कंसिडर किया जाता है, और इसकी जो डी फॉर्म है नेचर में एग्जिस्ट करती है, जबकि एल फॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, बिकॉज जो डी फॉर्म है उनको डिग्रेड करने के लिए या उनके साथ प्रोसेस करने के लिए एंजाइम हमारी बॉडी में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, जबकि एल फॉर्म के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। सो एल फॉर्म कैन बी यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, और उनको डिग्रेड या ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। नॉर्मली 0.08% जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ह्यूमन ब्लड में मौजूद होती है, और अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। दैट वाज अबाउट द मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में 3 to 7 कार्बन का एक यूनिट होता है, लेकिन जैसे ही 3 या 7 कार्बन पर मुश्तमिल एक यूनिट था, उस जैसे और यूनिट्स मिलना शुरू हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, और अल्टीमेटली 2 से लेके 10 यूनिट तक का जो स्ट्रक्चर होगा उसको ओलिगोसेकेराइड का नाम दिया जाएगा। तो ओलिगोसेकेराइड के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जैसा कि ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 यूनिट पर मुश्तमिल होता है, तो जो एक दूसरे के साथ उन यूनिट्स को जोड़ा जाता है दैट इज डन बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें एक स्ट्रक्चर का हाइड्रोक्सल दूसरे के हाइड्रोक्सल के साथ लिंक बनाता है। जैसे यहां पे देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है 2 मौजूद हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, जब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं स्ट्रक्चर इसको इस तरह से कंसिडर करूं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6, तो कार्बन नंबर 2 पर भी हाइड्रोक्सल मौजूद होता है। तो अगर अल्फा कार्बन का हाइड्रोक्सल या जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन था स्ट्रेट चेन में, उसका हाइड्रोक्सल दूसरे के हाइड्रोक्सल के साथ लिंक करे, तो वाटर की रिमूवल हो यानी कि कंडेंसेशन हो, तो उसके जरिए ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर जो है कंडेंसेशन के बाद हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, वाटर ऐड होता है, तो वो स्ट्रक्चर दोबारा से हाइड्रोलिसिस के जरिए मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है। तो यहां पे हम डिफरेंट जो डाइसेकेराइड्स हैं उनके अगर एग्जांपल देखें, तो जो सुक्रोज है जिसको कैन शुगर भी कहा जाता है, ये 2 किस्म के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है। पहली बात ये कि कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर हेक्सोज, बट वन इज एल्डो एंड सेकंड इज कीटो शुगर। ये अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज के साथ जब मिलता है तो अल्फा 1
बीटा 2 लिंकेज जो है वो बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके जरिए एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बीटा 1,2 लिंकेज बनेगा तो वो एंजाइम अल्फा 1,2 को जैसे तोड़ सकता है वो नहीं तोड़ सकेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कौन से इन्वॉल्व हैं, और जो फर्स्ट कार्बन था, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन था, उस पर रिंग फॉर्म में आके हाइड्रोक्सिल की पोजीशन क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। इसी तरह से माल्टोज देखिए, तो ये माल्ट शुगर में होता है और इसमें दोनों अल्फा ग्लूकोज जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से, मतलब एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन के साथ लिंकेज बन रहा होता है। इसी तरह से मिल्क शुगर देखिए जो कि लैक्टोज कहलाती है, ये ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में बीटा 1,4 लिंकेज के जरिए ये प्रोसेस जो है वो देखा जाता है। तो इसका मतलब ये तीन डिफरेंट टाइप के डाइसैकेराइड्स जो हैं उनके दरमियान लिंकेज कौन सा है और कौन से पर्टिकुलर टाइप के कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। तो इससे हम डाइसैकेराइड्स की बात कर सकते हैं। इसी तरह से 3 यूनिट अगर जुड़ जाएंगे ट्राइसैकेराइड हो जाएगा और 10 तक ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। लेकिन जब 10 से ज्यादा यूनिट हो जाएंगे तो उसको फिर हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब मैनी एंड सैकरॉन मीन स्वीट यूनिट्स। तो दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा मौजूद हैं और फंक्शनल और स्टोरेज या स्ट्रक्चरल रोल भी सबसे ज्यादा पॉलीसैकेराइड परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन पॉलीसैकेराइड को मेजर कैटेगरीज में दो में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसमें जो सैकेराइड यूनिट्स हैं वो सिमिलर हों, सेम यूनिट रिपीटेडली अटैच हों, तो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट जो है अल्टरनेट वेज में एक दूसरे के साथ अटैच हों तो उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं। अगर हम होमोपॉलीसैकेराइड की कुछ एग्जांपल देखें तो फर्स्ट वन स्टार्च। स्टार्च जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इसी तरह से ग्लाइकोजन भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है और सेलुलोज जो है वो भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। डिफरेंस कहां पे आएगा, लिंकेज पे, कि अल्फा 1,4 लिंकेज हो रहा है या बीटा 1,4 लिंकेज हो रहा है, ये कौन सा लिंकेज है उस बुनियाद पर यह जस्टिफाई किया जाएगा कि वो स्टार्च पॉलीमर है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है। जैसे स्टार्च में दो किस्म के चेन्स होती हैं, अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड होती है। अब जो स्ट्रेट चेन है वो तो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन ब्रांच जो है वो हॉट या कोल्ड दोनों वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। अब जो स्टार्च है ये स्टोरेज फॉर्म इन द प्लांट्स है। प्लांट्स जो हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फॉरन से बनाते हैं वो सुक्रोज होता है और सुक्रोज ट्रांसपोर्टेड मटेरियल कंसीडर किया जाता है जो कि सिंक के अंदर या स्टोरेज ऑर्गन के अंदर स्टोर होता है और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। तो स्टार्च स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ द प्लांट कंसीडर किया जाता है जिसको तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज एमाइलेज। जबकि जो स्टार्च है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। तो हमें बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में आयोडीन टेस्ट के जरिए अगर ब्लू कलर मिले तो इसका मतलब स्टार्च मौजूद है, अगर रेड कलर मिले तो इसका मतलब ग्लाइकोजन है और इसी तरह से अगर कोई कलर अपीयर ना हो तो इसका मतलब सेलुलोज है। स्टार्च जो है वो स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ प्लांट है, जबकि ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है ये एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड होता है सच एज इन द मसल और लिवर सेल्स। जो ग्लाइकोजन है दैट गिव्स रेड कलर विद द आयोडीन, जबकि सेलुलोज जो है दैट गिव्स नो कलर विद द आयोडीन। सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चरल सब्सटेंस है प्लांट सेल वॉल का और ये होमोपॉलीसैकेराइड होता है जैसे कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इसके केस में जो खासियत है वो क्या है कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम कंप्लीट एनिमल किंगडम में मौजूद नहीं है, यानी कि हम सेलुलोज को, ह्यूमन या बाकी तमाम एनिमल जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसको इवन के टर्माइट
जो कि लकड़ी खाती है, जो वुड खा रही होती है, वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बल्कि उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सिम्बायोटिक प्रोटोजोन मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोनिम्फा, जो कि सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो हर्बीवोर्स हैं, मैमल्स हैं, वो भी सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। तो हम इन जनरल कह सकते हैं सेलुलेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल किंगडम। तो इसको ब्रेक डाउन करना, इसी वजह से इसको मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस भी कंसीडर किया जाता है और ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है। जबकि जब हम काइटिन की बात करें तो दैट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट होमोपोलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एन एसिटाइल मोनोमर जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और रिपीटेड यूनिट्स के जरिए काइटिन का स्ट्रक्चर बनता है। हम जानते हैं काइटिन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड बनाने में भी इस्तेमाल हो रही थी। तो ये वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं जो कि होमोपोलीसैकेराइड है। जबकि जब हम हेट्रोपोलीसैकेराइड की बात करें तो उसमें एगर है, पेक्टिन है और पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो ये मुख्तलिफ हेट्रोपोलीसैकेराइड के तौर पर भी, तो इसका मतलब मुख्तलिफ किस्म के एक वास्ट वैरायटी ऑफ पोलीसैकेराइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो कि स्टोरेज, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। दैट वाज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बायोमॉलिक्यूल में से हमने डिस्कस करना है, दैट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रोटीन्स जो है दीज आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है जब बहुत सारे मिलेंगे, अब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जब मिलता है तो दो अमाइनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनता है, 3 से ट्राइपेप्टाइड और अल्टीमेटली सो ऑन पॉलीपेप्टाइड बनता है, और अल्टीमेटली दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द प्रोटीन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल बनाता है। कैसे? अगर हम एक जनरलाइज सेल की बात करें तो उसमें 70% वाटर होता है, जबकि 30% क्या है? ड्राई वेट है, और 30% में से 15% मतलब 30% में से 15% सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, जो कि 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल कंसिडर की जाती है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन्स हैं दीज आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये मोस्ट अबंडेंट होने की वजह से ही बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं, और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो कि फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं। जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं उसमें कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अमंग ऑल अदर प्रोटीन्स कंसीडर की जाती हैं। तो उसमें कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स है, जबकि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ कंसीडर की जाए तो दैट इज रुबिस्को, जो कि फोटोफॉस्फोरेशन के दौरान या कैल्विन साइकिल के दौरान इस्तेमाल होती है। तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ, जबकि कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, जो कि फंक्शन क्या कर रही है? स्ट्रक्चरल रोल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो ये हार्डनिंग ऑफ बोन और कार्टिलेज के लिए हेल्प कर रही होती है। जबकि इलास्टिन अनदर प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करती है, जैसे टेंडन और लिगामेंट जो हैं उनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलास्टिन उनमें मौजूद होती है। केराटिन जो कि नेल्स और हेयर्स में आमतौर पर मौजूद होती है, हूफ मैमल्स में हूफ के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो है स्ट्रेंथन करती है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे नेल्स जो हैं वो हमारी फिंगर के टिप्स को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। तो ये केराटिन का ही पर्टिकुलर फंक्शन है। इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन जो है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड पर खास तौर पर है, दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। बाकी तमाम प्रोटीन नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, लेकिन इसमें हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन कंसीडर की जाती है, और ये डीएनए को अरेंज करती है इनटू द क्रोमोसोम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो हिस्टोन या न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन में ये अपना रोल प्ले कर रही होती है। फंक्शनल एस्पेक्ट से देखें तो एंजाइम्स जो हैं वो ऑल एंजाइम हम कहते हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन के नहीं बने, सच एज राइबोजाइम, लेकिन नॉर्मली या इन जनरल ये कहा जा सकता है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स।
और वो जो प्रोटीन्स हैं वो स्पीड अप कर रही होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, जबकि हार्मोन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकागोन काम करता है, इसी तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए जो है वो पर्टिकुलरली पैराथॉर्मोन का काम है। तो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एंटीबॉडीज जो हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ये पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के तौर पर काम करती है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रही होती है। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और ये फाइब्रिन की सूरत में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से ओवैल्ब्यूमिन या एग एल्ब्यूमिन जिसको कहा जाता है और कैसीन, ये दो किस्म की प्रोटीन जो है, जो कि एग वाइट प्रोटीन है और मिल्क बेस्ड प्रोटीन इसको कहा जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल या इन्वॉल्व इन द अमाइनो एसिड स्टोरेज, यानी कि जो अमाइनो एसिड की स्टोरेज है उसके लिए ये अपना काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन मूवमेंट ऑफ ऑर्गन या मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल के लिए काम कर रही होती हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर रही होती हैं, या हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन की मूवमेंट का जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल कंसिडर किया जाता है प्रोटीन्स का। जबकि जब हम बात करें ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो किस तरह से बनता है, तो उसमें मेनली जो बॉन्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन में हम कहते हैं कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ अटैच होता है तो उस लिंकेज को, उस केमिकल बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जाता है, और एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बनता है और अल्टीमेटली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब हम पेप्टाइड बॉन्ड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड जो है उसके पास सेंट्रल अल्फा कार्बन मौजूद होता है, और इस अल्फा कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है जो कि स्ट्रक्चरली कांस्टेंट रहता है। लेकिन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को वेरिएबल करने के लिए आर ग्रुप एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर इस आर की जगह पे हाइड्रोजन मौजूद हो तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन, जो कि आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 170 टोटल अमाइनो एसिड है, जिसमें से 25 प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें से 5 रेयर हैं और 20 मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अमाइनो एसिड ये है, इसके साथ अगर हम एक और अमाइनो एसिड अगर इस R की जगह पे CH3 मौजूद हो तो दैट स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज एलानीन। अब ग्लाइसिन जब एलानीन के साथ लिंक करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द बॉन्ड व्हेन हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑफ वन अमाइनो एसिड बाइंड विद द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड, और इसके जरिए जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की रिमूवल होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे अब वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज CN लिंकेज। तो इस CN लिंकेज को एक्चुअली हम नाम क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि दो स्ट्रक्चर है। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो मॉलिक्यूल क्या कहलाया? डाइपेप्टाइड, जिसको नाम दिया जाएगा ग्लाइसाइल एलानीन, जो कि क्या है? दैट इज एक्चुअली अ डाइपेप्टाइड। अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसको डाइपेप्टाइड कहा गया, दो पेप्टाइड बॉन्ड होते तो मॉलिक्यूल कहलाता है ट्राइपेप्टाइड, एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि एक हर दफा एक साइड पे अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरे एंड पर फ्री रहेगा इन अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। अब इससे जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनते हैं, जब मैनी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर में हम 4 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रेट चेन, फ्लैट चेन को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई भी प्रोटीन, नो फंक्शनल प्रोटीन हम यहां पे कहते हैं, कोई भी प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में
ये स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, नो फंक्शनल फॉर्म ऑफ एनी प्रोटीन। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है या टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले 1953 में फ्रेडरिक सेंजर ने इंसुलिन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया और उसमें बताया कि अप्रोक्सीमेटली 51 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, जिसमें दो चेन है, एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड है और दूसरी में 30 अमाइनो एसिड मौजूद है। जब ये स्ट्रक्चर बताया गया तो इससे ये बात कंफर्म की गई कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर हाईली स्पेसिफिक। लेकिन उसके बाद जो अनदर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके बारे में बताया गया कि इट कंटेन 574 अमाइनो एसिड, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है और हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड मौजूद है। अब इससे भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफाई हुए, लेकिन इसी हीमोग्लोबिन की जो शेप है, अपीयरेंस है, वो चेंज होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी एक डिजीज जो है वो सामने आई। जब ये देखा गया कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर भी उनके हीमोग्लोबिन के पास भी खास तौर पर सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में खास तौर पर 574 अमाइनो एसिड ही होते हैं, अल्फा चेन में 141 ही है, बीटा में 146 है। लेकिन जब इसका सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड देखा गया तो बीटा चेन के अंदर 6th अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो पर्टिकुलरली ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डंबल लाइक होने के बजाय आर्क लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें कहा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड डू नॉट लाई फ्लैट, ये स्ट्रेट नहीं होती बल्कि हेलिक्स की सूरत में या रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन में होती है और एक हेलिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ जोड़े रखेंगे, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, हेलिकल अरेंजमेंट बनेगी, तो उस हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड अपना रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से हेलिक्स की या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और जब वो पॉलीपेप्टाइड फोल्डेड बैक होगा तो उसकी वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड बीटा प्लेटेड शीट्स की सूरत में अरेंज हो जाता है। अब जैसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर सेल्फ कॉइलिंग में देखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फाइब्रस प्रोटीन में होता है, जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन में है और सेल्फ कॉइलिंग ऑफ हेलिक्स की वजह से बनता है। इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आयनिक एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है और ये स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की जाती है। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड विल कम एट द सरफेस बट हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड विल बरीड इनसाइड टू गेट द स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इस स्ट्रक्चर में ये कहा जाता है कि एक्वस मीडियम के अंदर या एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ये स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन समझी जाती है। उसके मुकाबले में जो क्वाटरनरी है हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है या इसको सुपर कॉइलिंग की वजह से बनता है। यहाँ पे टर्शियरी और क्वाटरनरी में डिफरेंस क्या होगा? टर्शियरी चेन जो है वो हमेशा सिंगल पॉलीपेप्टाइड जब कॉइलिंग करेगी तो उसकी वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड हो, सिंगल पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड अपना रोल प्ले करते हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का एक मेन रोल होता है। जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहे हैं,
लेकिन फंक्शनल एस्पेक्ट में वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कौन सा है, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शनली हीमोग्लोबिन एक्वायर करती है। दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटर्नरी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हो सकते हैं, और फंक्शनल फॉर्म में या तो सेकेंडरी होगा या टर्शियरी या क्वाटर्नरी। ये स्ट्रक्चर के बारे में था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर इन द फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रोटीन्स में जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्लासिफाई करें जब प्रोटीन को, तो दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब फाइब्रस और ग्लोबुलर, ये नेम जो है बुनियादी तौर पर इनकी अपीयरेंस की बुनियाद पर दिया जाता है, यानी कि अगर फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक हो तो उसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, जो कि फाइब्रिलर अपीयरेंस देंगी, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल या ग्लोब लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिस वजह से इसको ग्लोबुलर का नाम दिया जाता है। तो दोनों की अपीयरेंस की बुनियाद पर हम इनको थ्रेड लाइक या स्फेरिकल कह सकते हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज होते हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इनमें देखा जाता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर में या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली फंक्शनल फॉर्म शो करती है। थर्ड पॉइंट देखें तो जो सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस अगर बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं या एक्वस मीडिया, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है दीज आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। अब क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है, इसीलिए ये नॉन क्रिस्टलाइन है या कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड कहा जाता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होने की वजह से कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इसके अलावा अगर नेचर की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन जनरली इलास्टिक होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन नॉन इलास्टिक कंसिडर की जाती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अगर हम कोट करें तो जो सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वर्म या स्पाइडर वेब से जो हासिल होता है, इसी तरह से मायोसिन जो कि मसल प्रोटीन कंसिडर की जाती है, फाइब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फंक्शनल फॉर्म होती है, और केराटिन जो कि नेल्स के अंदर या हेयर के अंदर होती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती हैं और फाइब्रस अपीयरेंस देती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि एंटीबॉडीज में, कुछ हार्मोन्स में या हीमोग्लोबिन, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनको दो बेसिक कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस इन फंक्शनल फॉर्म जो है वो शो किया जाता है, दैट इज मे बी फाइब्रस और ग्लोबुलर। प्रोटीन्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं ये एक्चुअली डिफाइन करें अगर हम तो केमिकली हम कहते हैं दीज आर द हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि ये एक से ज्यादा किस्म के कंपाउंड्स का ग्रुप है जो कि अल्टीमेटली रिलेटेड है किसके साथ, फैटी एसिड्स के साथ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें, इस डेफिनेशन को हम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द लिपिड हम डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड के साथ कौन कौन से मॉलिक्यूल अटैच होके तो लिपिड बना सकते हैं। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी की बेस पर कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं तो इसलिए हम इसके लिए कहते हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड अदर, जो कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनके अंदर ये सॉल्युबल हैं, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल कंसिडर किए जाते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। इसमें जो CH बॉन्ड होते हैं दीज आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसकी वजह दो बुनियादी वजूहात होती हैं। एक, कार्बन और हाइड्रोजन के दौरान कोवलेंट बॉन्ड का ज्यादा होना यानी कि मोर CH बॉन्ड एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक एनर्जी के रेफरेंस से बात हो गई। इसके अलावा ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है लीव्स के ऊपर जिस तरह से वैक्सिस की लेयर बनती है तो इंसुलेशन के लिए, इसी तरह से हॉट और कोल्डनेस के लिए यानी कि टेम्परेचर के लिए भी एक इंसुलेटिंग लेयर बना रहे होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स की फॉर्मेशन भी करने में हेल्प करते हैं,
जैसे कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है, जो कि लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो वो एक्सोस्केलेटन जो है काइटनस स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज आल्सो क्यूटिन की स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो लिपिड्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो 4 ब्रॉडर क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है, एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स या और जैसा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन में जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सेस और दीगर जो मौजूद हैं, इन तमाम की डिटेल जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट मेन क्लासिफाई किया जाता है लिपिड्स को, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये बुनियादी तौर पर 2 किस्म के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, वन इज ग्लिसरॉल एंड अदर इज फैटी एसिड। एसाइल ग्लिसरॉल को ही दूसरा नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी दिया जाता है और इसी तरह से इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। अब ये तीनों नाम क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब हम जानते हैं कि एस्टर फॉर्मेशन क्या होती है, दैट इज द लिंकेज बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एस्टरिफिकेशन। अब इस एस्टरिफिकेशन में जो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा होता है दैट इज फैटी एसिड, जो कि 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, और अल्कोहल के तौर पर ग्लिसरॉल काम कर रहा होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एसिड डोनेट करेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और इधर से हाइड्रोक्सल की रिमूवल होती है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, फिर इसी तरह से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और अल्टीमेटली 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने से जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ, अब ग्लिसरॉल क्योंकि 3 कार्बन वाला अल्कोहल होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब इसमें फैटी एसिड जो है वो उसमें हम R शो कर रहे हैं। R एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली अल्काइल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अगर हम फैटी एसिड को डिफाइन करें तो ये जनरल फॉर्मूला फैटी एसिड का RCOOH है, जबकि इसमें R जो है दैट रिप्रेजेंट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एसोसिएटेड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका मतलब एक फैटी एसिड जनरली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज RC≡OOH। तो ये स्ट्रक्चर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को। अब इस हाइड्रोकार्बन जो है ये अल्केन होगा, अल्कीन या अल्काइन। इस बेस पर फैटी एसिड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मे बी सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होंगे जिनमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, उसे नाम दिया जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब अल्केन्स होंगे। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन द कार्बन एटम, तो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कॉमनली फैट्स का नाम दिया जाता है बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनको कॉमनली ऑयल का नाम दिया जाता है। अब जैसा कि हमने बात की कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तो कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फैटी एसिड के अंदर जो R ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है अप्रोक्सीमेटली ये हाइड्रोकार्बन 2 to 30 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, कम से कम 2 कार्बन और ज्यादा से ज्यादा 30 कार्बन तक की ये लॉन्ग चेन हो सकती है। और इसी बुनियाद पर जो नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर और डबल और सिंगल बॉन्ड की बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे 2 कार्बन वाला अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला अगर होगा तो उसे ब्यूटारिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर 16 कार्बन पर मुश्तमिल हो तो उसे पार्मिटिक एसिड का नाम दिया जाता है
और अगर वही 18 कार्बन पर हो जाए तो उसको स्टेरिक एसिड, अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसे स्टेरिक एसिड कह दिया गया। अब यहां पे हम देखें तो जो एसिटिक एसिड है उससे जब ब्यूटारिक एसिड बनेगा, फिर पामिटिक एसिड बनेगा और फिर उसके बाद स्टेरिक एसिड, तो नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है, जैसे जैसे चेन ऑफ कार्बन लेंथी होती जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसा पामिटिक एसिड में देखें तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर रहा है, स्टेरिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो ये 70 डिग्री पर जाकर मेल्ट करता है। जब सैचुरेटेड की बात कर रहे होंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती रहेगी, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होगी, जैसा कि 18 कार्बन पर ही मुश्तमिल एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक डबल बॉन्ड हो तो उसको ओलिक एसिड कह देते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है और ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड कंसीडर किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं और अप टू 6 डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, इसलिए हम इनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे एग्जांपल देखिए, लिनोलिक एसिड जिसमें 18 कार्बन ही है लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो 2 जगहों पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से उसका नाम बदल जाता है और मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मौजूद होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। ये जो फैटी एसिड हैं, इन फैटी एसिड्स का ग्लिसरॉल के साथ मिलने से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं, जो कि पर्टिकुलरली एनर्जी स्टोर्ड करने के लिए एक मेन स्ट्रक्चर कंसीडर किए जाते हैं। सो लिपिड में से जो एनर्जी स्टोरेज कर रहे होते हैं उस टाइप को एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या न्यूट्रल लिपिड्स का नाम दिया जाता है। सेकेंड जो टाइप है क्लासिफिकेशन में देखिए तो दैट इज एक्चुअली वैक्सेस। वैक्सेस जो है दीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, और इस अल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35, मतलब हमेशा ऑड नंबर में होंगे, यानी कि ये नंबर जो है वो 25, 27, 29, 31, 33 और 35 होगा, तो ऑड नंबर में होंगे, जबकि जनरली यहां पे जो हम फैटी एसिड की बात कर रहे थे वो इवन नंबर में थे, तो इनमें ये एक डिफरेंस आ गया। इसके साथ अब मिक्सचर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब मिक्सचर किसका है? लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन के साथ अल्कोहल, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड बनेंगे, तो ये तमाम सब्सटेंस का मिक्सचर बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वैक्सेस। ये वैक्सेस जो है ये इसकी केमिकल डेफिनेशन कंसीडर की जाती है। इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या होता है? तो ये एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर काम करता है, जो कि प्रोटेक्टिव कोटिंग फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, जैसे आप कॉमनली देखें एप्पल जो है, जो एक अच्छा हेल्दी एप्पल होता है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा कपड़ा रब करें तो वो शाइन करने लगता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ वैक्सी लेयर, वैक्सी कोटिंग एट इट्स सरफेस। इसी तरह से लीव्स की सरफेस के ऊपर भी वैक्सेस की कोटिंग मौजूद होती है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो भी इसी वैक्सेस की कोटिंग की वजह से शाइनी अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से, तो रगड़ की वजह से होने वाली डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स के ऊपर इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, इंसेक्ट की सरफेस के ऊपर होती है, और इसके साथ साथ ये इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जैसे डिफरेंट एनिमल सच एज शीप की बॉडी के ऊपर भी ये एक लेयर बना रहे होते हैं। तो दैट इज अबाउट द वैक्सेस, जो कि उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं लिपिड्स के, उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब वैक्सेस और जो एसाइल ग्लिसरॉल है, इसके बाद थर्ड जो मेन लिपिड की टाइप कंसीडर की जाती है दैट इज फॉस्फोलिपिड। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। जैसे एसाइल ग्लिसरॉल को हम सिंपली कह सकते हैं वो स्टोरेज रोल प्ले करता है,
वैक्सेस प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बनते कैसे हैं? तो फॉस्फोलिपिड्स आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। और फॉस्फोटाइडिक एसिड कैसे बनता है? जब एसाइल ग्लिसरोल में थर्ड कार्बन पर जो फैटी एसिड की अटैचमेंट की बजाय फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो फॉस्फोटाइडिक एसिड बनता है। जैसे यहां पे देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसमें ये कार्बन नंबर 1 था, ये इसको अगर हम कंसीडर करें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लिसरोल, इसके साथ अगर कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पर फैटी एसिड की बजाय फॉस्फोरिक एसिड लग जाए, अब यहां पे भी मैं उसी को ही काउंट करता हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो जब हम कार्बन नंबर 1, 2 और 3 को कंसीडर करेंगे तो थर्ड कार्बन पर फैटी एसिड की बजाय फॉस्फोरिक एसिड लगे तो कहलाएगा फॉस्फोटाइडिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोटाइडिक एसिड है इसके साथ जब अटैचमेंट होती है नाइट्रोजनस बेस की तो उससे बन जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलीन, या इसको फॉस्फोलिपिड का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब एक ग्लिसरोल, 2 फैटी एसिड और इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो एथेनॉल अमीन हो सकती है, कोलीन हो सकती है या कोई और हो सकती है, और उस बुनियाद पर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। तो यहां पे जो एक फॉस्फोलिपिड बना इसको हम लेसिथिन का नाम भी देते हैं या जनरली इसको नाम देते हैं दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड जो है ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से सेल मेम्ब्रेन का एक मेन कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह से, एक हेड का रीजन, एक उसके साथ टेल स्ट्रेट मौजूद होती है और एक कंपैरेटिवली यूटिल्ड फॉर्म में मौजूद होती है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में से देखें कि ये अपीयरेंस कैसे आएगी तो पर्टिकुलरली ये पूरा रीजन जो कि नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरोल, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्टिवली मिलकर क्या बना रहा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होगा। और उसके साथ ये एक जो फैटी एसिड की चेन लगी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप, जिसमें 2 to 30 कार्बन हो सकते हैं, और इसी तरह से ये दूसरी चेन जो है वो होती है जो कि आर ग्रुप की वजह से लॉन्ग हो सकती है। अब इसमें जो एक ये वाली चेन जो कि स्ट्रेट शो की गई है इसमें आर ग्रुप जो है वो सैचुरेटेड होगा, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा अमंग द कार्बन एटम्स, और दूसरे में जहां पे टिल्ट है दैट इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो हम यहां पे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में हेड का रीजन कौन सा है और टेल का रीजन किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि एक्चुअली फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। और फैटी एसिड में जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वही टेल की लेंथ को डिटरमिन करेंगी, और पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो टिल्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये एक फॉस्फोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पे जब नाइट्रोजनस बेस कोलीन लगेगी तो ये स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडाइल कोलीन हो जाएगा। अगर यहां पे एथेनॉल अमीन लगे तो फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन कंसिडर किया जाएगा, और मुख्तलिफ किस्म की जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो बन सकते हैं। इस फॉस्फोलिपिड का जो मेन फंक्शन है वो स्ट्रक्चरल रोल है, और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिपिड की तो दैट इज टर्पेनॉइड्स। तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो एसाइल ग्लिसरोल हमने पढ़ा, फिर वैक्सेस, थर्ड नंबर पे फॉस्फोलिपिड एंड फोर्थ वन इज टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स जो है दीज आर एक्चुअली polymers of isoprenoids, and isoprenoids are actually formed by the combination of many units called as isoprene। तो आइसोप्रीन जो है ये सिंपलेस्ट यूनिट होगा जिसके कॉम्बिनेशन से आइसोप्रीनॉइड बनेगा, और आइसोप्रीनॉइड से फिर टर्पेनॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इन स्ट्रक्चर्स की कंडेंसेशन की वजह से रबड़ की फॉर्मेशन होगी, स्टेरॉइड की, इसके साथ साथ दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड्स के साथ साथ टर्पीन्स की फॉर्मेशन भी इससे हो रही होती है। तो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस इसकी वजह से बन रहे होते हैं। तो ये प्रिकर्सर ऑफ मैनी अदर सब्सटेंस के तौर पर बिहेव करता है, जिसमें से एक जो है स्टेरॉइड्स कंसिडर किए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं?
स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर जो है बुनियादी तौर पर 17 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 4 रिंग्स फ्यूज्ड होते हैं। अब ये जो 4 रिंग है, इसमें से 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन के होते हैं और उसके साथ एक 5 कॉर्नर्ड रिंग जो है वो बनता है। तो 6 कॉर्नर्ड रिंग के साथ जब 5 कॉर्नर्ड रिंग 4th रिंग फ्यूज होता है तो एक्चुअली एक स्टेरॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्टेरॉइड है, इनकी सिंथेसिस जो सिंपलेस्ट यूनिट इसमें आता है वो आइसोपेरीन यूनिट होता है। ये स्ट्रक्चर जो स्टेरॉइड्स में से एक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो कि पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और इसके साथ साथ स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल जो कि पर्टिकुलरली एनिमल और प्लांट सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ये नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स है, जो मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें खास तौर पर सेक्स हार्मोन्स हैं और उसके साथ साथ बाइल सॉल्ट है। तो इमल्सिफिकेशन के लिए जो बाइल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं वो भी पर्टिकुलरली इसी स्ट्रक्चर से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बन रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक और टाइप लिपिड्स की कंसीडर की जाती है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि पर्टिकुलरली हार्मोन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जो है हर मेमेलियन टिश्यू में मौजूद होता है और एज अ लोकल हार्मोन एक्ट कर रहा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अरेक्नोइक एसिड से पर्टिकुलरली ड्राइव किया जाता है और इसका फंक्शन वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टिश्यू, जैसे कि सम टाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, अदर आर रिस्पॉन्सिबल टू रेज इट। इसके साथ साथ ये सेंसेशन ऑफ पेन को इंटेंसिफाई करता है और उसके साथ साथ रेगुलेट कर रहा होता है एग्रीगेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स को, ताकि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो। अब ये क्योंकि सेंसेशन ऑफ पेन को इंटेंसिफाई करता है, तो जो हम एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं पेन किलर के तौर पर, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म यही होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिक्रीशंस है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिस वजह से पेन सेंसेशन जो है वो रुक जाती है। तो इसका एक्चुअली काम जो है वो सेंसेशन ऑफ पेन को इंटेंसिफाई करना है। दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। लास्ट जो पॉइंट है हमारा इस लेक्चर का दैट इज एक्चुअली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली 2 डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पहले तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होने चाहिए और डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे हो। अब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, पहले कैटेगरीज की बात करें तो एक लिपिड्स होना चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट से, और उनके वो मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो वो जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड इज ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोहिस्टोन्स। तो इसमें अगर हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। अब अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं दोनों के डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेलुलर सेक्रीशंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों ही इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर मैट्रिक्स की साइड पर जब ये अटैच होते हैं तो ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो कि सेलुलर रिकग्निशन के प्रोसेस के तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग है जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन बना रही होती है, तो ये इसका मेन रोल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि बेसिक प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, वो डीएनए के साथ जो है वो अरेंज होकर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम बनाती हैं और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मैनेज करती हैं। तो इनका जो बुनियादी फंक्शन है ये स्ट्रक्चरल रोल के साथ साथ, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के साथ साथ फंक्शनल रोल भी प्ले कर रही होती हैं, और वो क्या है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा वो इनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों किस्म के रोल प्ले किए जा रहे होते हैं बाय द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यहां तक
आज के हमारे लेक्चर की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।